नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। सुबह के 10 बज रहे हैं, वक्त हो गया है दमदार 10 का। आज सबसे पहले बात होगी उन मीटिंग्स की जो कल रात हो चुकी हैं और उन महामंथनों की जो आज सुबह से तस्वीरें जिसकी आपको हम दिखाने जा रहे हैं। मॉनसून सत्र से पहले महामंथन का दौर चल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बैठक की। आज सोनिया गांधी और राहुल गांधी बैठक करने वाले हैं और इन सबके बीच चर्चा का अहम मुद्दा है परिसीमन बिल, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी इसे हर हाल में पास कराना चाहते हैं। वही बिल जो पिछले सेशन में गिर गया था, लेकिन मोदी अब उसका इंतजाम कर चुके हैं। इसके लिए कल दिल्ली में प्रधानमंत्री आवास पर मैराथन मीटिंग हुई। इस मीटिंग में बीजेपी के नंबर 1 यानी खुद प्रधानमंत्री मोदी, नंबर 2 यानी कि गृह मंत्री अमित शाह, नंबर 3 यानी बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन और नंबर 4 की हैसियत से संगठन महासचिव वीएल संतोष मौजूद रहे। यह बैठक करीब 2.5 घंटे तक चली, जिसमें नितिन नवीन की टीम कैसी होगी, नितिन नवीन की टीम में कौन कौन लोग होंगे, इन पर मुहर लगी। मोदी कैबिनेट में जो फेरबदल होना है उसमें एनडीए से कौन कौन है, कैसे कैसे उनका नंबर आएगा, किसे कहां एडजस्ट किया जाएगा, किसे कुछ नहीं मिलेगा, यह सब कुछ तय हो चुका है। लेकिन सबसे अहम चर्चा जिस बिंदु पर हुई है वो है परिसीमन बिल, क्योंकि मोदी पहले ही कह चुके हैं सिर्फ वक्त का इंतजार है। कल हमारे पास संख्या बल नहीं था, इसका मतलब यह नहीं कि हम हार गए, हमारा प्रयास रुकेगा नहीं। हमारा हौसला भी बुलंद है, हमारी हिम्मत भी अटूट है और हमारा इरादा भी अड़िग है। सिर्फ वक्त का इंतजार है। कल हमारे पास संख्या बल नहीं था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम हार गए। हमारा आत्मबल अजेय है, हमारा प्रयास रुकेगा नहीं, हमारा प्रयास थमेगा नहीं। ये जो बयान अभी आप सुन रहे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, ये उस वक्त का बयान है जब परिसीमन बिल को पास कराने के लिए सरकार ने और खास तौर पर गृह मंत्री अमित शाह ने ये कहा था कि मुझे बस 1 घंटे का समय दे दीजिए, मैं फेरबदल करके लेकर आता हूं और आपकी मांगों को इसमें शामिल किया जाएगा। लेकिन विपक्ष तैयार नहीं हुआ था और विपक्ष के तैयार ना होने की वजह से ये बिल पिछले सत्र में पास नहीं हो पाया। और तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह कहा था कि प्रयास विफल जरूर हुआ है, लेकिन प्रयास बंद नहीं हुआ है, प्रयास होता रहेगा और वो प्रयास अब कामयाब होता हुआ अजीत जी दिखाई दे रहा है। बिल्कुल, वो प्रयास उस समय भी बंद नहीं किया, उस समय से लगातार चल रहा था, उसके नतीजे अब दिखाई दे रहे हैं और उसमें कुछ संयोगों का हाथ है और कुछ बीजेपी की अपनी मेहनत और उसकी तरफ से जो प्रयास किए गए उसका हाथ है। संयोगों का हाथ हम ये कहेंगे कि तमिलनाडु में एम.के. स्टालिन हार गए, जिनके हारने की कोई उस समय लग रहा था, उस समय किसी को नहीं लग रहा था कि वो हार जाएंगे और वो खुद अपनी सीट भी हार गए। और ममता बनर्जी हार गई, वो अपनी सीट भी हार गई और बंगाल तृणमूल कांग्रेस हार गई। तो और सांसद भी हार गई। हाँ, वो अपने सांसद भी हार गए, उनके सांसद भी छोड़ करके चले गए। ये सब उसके बाद हुआ। तो ये कुछ ऐसा घटनाक्रम हुआ। उसके तुरंत मतलब 16 से 18 अप्रैल को ये स्पेशल सेशन हुआ था ये पास कराने के लिए, और अप्रैल के बाद 18 से आप गिन लीजिए 4 मई को बंगाल के और तमिलनाडु के नतीजे आए। तो उस बीच जो 16-17 दिन में ही ये काम लग गया था कि अब आगे क्या स्थितियां होने जा रही हैं। जैसे ममता बनर्जी हारी, उनके एमपी टूट गए, उनके अब तो ये खबर है कि एम.के. स्टालिन की पार्टी भी प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से इसका समर्थन कर देगी। तो ये जो बीजेपी का प्रयास चल रहा था उसमें इन नतीजों का बड़ा योगदान हो गया और खुद अपनी तरफ से जो मेहनत अपना प्रयास बीजेपी कर रही थी उस सब को कुल मिलाकर के लब्बो-लुआब ये हुआ कि जो 360 चाहिए थे उस समय, उसके इंच करके बीजेपी काफी नजदीक पहुंच गई है। 320 तो अपनी बीजेपी की और उसके समर्थकों की के नंबर्स हो ही गए हैं। वो ममता बनर्जी के 20 और उद्धव ठाकरे के जो 6 टूटे और जो मिजोरम के ने सपोर्ट किया, तो ये सब मिलाकर के 319-20 बीजेपी पहुंच गई है। और कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में सुप्रिया सुले ने कल जो संकेत दिया कि वो जो आप अभी कह रही थी कि अमित शाह ने कहा था कि
आप हमको 1 घंटे का टाइम दीजिए, हम सुधार करके ले आ देते हैं। तो वही सुधार था जो जिसका कल उन्होंने हिंट किया सुप्रिया सुले ने कि 50% हम तो लिख ऐसी के देंगे। परिस्थिति में एनसीपी अगर ये गारंटी मिल जा रही है तो वो भी सपोर्ट कर देगी। बिल्कुल सपोर्ट करेंगे। उद्धव ठाकरे भी क्यों पीछे रहेंगे, उन्हें भी सपोर्ट करना होगा। उनके पास तो अब 2 ही एमएलए एमपी बचे हैं, हालांकि वो दोनों भी सपोर्ट कर दे तो अच्छा ही है, उनके राज्यसभा एमपी भी सपोर्ट कर दें और भी लोग सपोर्ट करेंगे, क्योंकि इस पर सरकार ने पहले ही साफ कर दिया है कि 50% सीटें समान रूप से हर राज्य में बढ़ जाएंगी। तो अगर मान लीजिए कि साउथ के राज्य आ जाते हैं साथ में, तो नॉर्थ के स्टेट कैसे इसका विरोध करेंगे। नॉर्थ की जितनी भी पार्टियां हैं उनके लिए तो अच्छी बात होगी ना कि उनकी 50% सीटें बढ़ रही। उत्तर प्रदेश की सीट अगर 80 से बढ़ के 120 हो रही है तो उत्तर प्रदेश की पार्टियों को क्यों इसका विरोध करना चाहिए। अच्छा, एक जानकारी हमें यह भी है कि जो नई टीम होने जा रही है नितिन नवीन की, उस पर भी लगभग बात हो चुकी है। बस फर्क यह है कि जब ये मॉनसून सत्र खत्म हो जाएगा तब इस टीम का ऐलान किया जाएगा। तो कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मॉनसून सत्र को लेकर अपनी रणनीति बनाई, तो वहीं कांग्रेस भी मॉनसून सत्र की रणनीति को लेकर आज बड़ी बैठक करने जा रही है। थोड़ी देर में सोनिया गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस संसदीय दल की बैठक होने जा रही है और ये बैठक 10 जनपद पर होगी, जिसमें परिसीमन बिल को लेकर चर्चा होगी। क्योंकि पिछली बार तो कांग्रेस पार्टी परिसीमन बिल को संसद में रोकने पर कामयाब हो गई थी, लेकिन इस बार लोकसभा का सिनेरियो बदल चुका है। लोकसभा में इंडिया ब्लॉक के 26 सांसद आरएलडी ऑलरेडी कम हो चुके हैं और शरद पवार की एनसीपी भी हिंट दे चुकी है। अभी सुप्रिया सुले के बयान का हमने जिक्र किया ही। 50% वाले फॉर्मूले पर परिसीमन बिल यदि आता है तो उसका एनसीपी शरद गुट समर्थन कर सकती है। तमिलनाडु से स्टालिन की विदाई भी हो चुकी है। संसद का मॉनसून सत्र इस बार बहुत अहम है, क्योंकि मॉनसून सत्र के दौरान केंद्र सरकार इस बार 3 अहम संविधान संशोधन बिल पेश कर सकती है। माना जा रहा है कि 1 नेशन 1 इलेक्शन वाला 129वां संविधान संशोधन बिल, 130वां संविधान संशोधन बिल, जिसमें प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को अगर 30 दिन तक लगातार जेल में रहना पड़ता है तो ऐसी स्थिति में इस्तीफा देना होगा, और 131वां संविधान संशोधन बिल यानी कि परिसीमन और महिला आरक्षण से जुड़ा हुआ बिल, जिसे लेकर सबसे ज्यादा चर्चा है। तो मॉनसून सत्र को लेकर 19 जुलाई को सरकार ने सर्वदलीय बैठक भी बुलाई है। 21 जुलाई को प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में एनडीए संसदीय दल की बैठक भी होगी। उससे पहले इंडिया ब्लॉक के अहम पार्टनर एनसीपी शरद गुट ने साफ कर दिया कि अगर 50% वाला बिल होगा तो फिर शरद पवार की पार्टी समर्थन करेगी। अभी कोई भी बिल का प्रस्ताव हमारे यहाँ नहीं आया है। कोई भी चर्चा डिलिमिटेशन के बारे में ना हमने किसी से की है ना किसी ने हमसे की। तो जब बिल आएगा तब हमारा स्टैंड होगा, लेकिन जो भी बिल आएगा हमें विस्तार से इंडिया अलायंस में चर्चा करेंगे। हमारी जो चर्चा हुई थी उसके बारे में मैंने कई लोगों से उसमें चर्चा की थी। तब डीएमके हो, हम हो, सपा हो, 50% के बारे में हम सोचेंगे, ऐसा हमने कहा था अभी जो सत्ता में है उनको, लेकिन वो बिल में नहीं आया, इसलिए वो बिल तो गिर गया। नहीं, सरकार को हम लोग पूछ रहे कि आप डिलिमिटेशन कैसे करेंगे, फॉर्मूला क्या है, उसका जवाब जब तक नहीं आता तब तक बिल का हम लोग कैसे समर्थन कर सकते। एनसीपी एसपी किसी के दबाव में आने वाली पार्टी नहीं, ना हम दबाव में कल थे, ना आज है, ना कल रहेंगे। हम दबाव में कोई काम नहीं करते। ये तो अच्छी बात है, उनका स्वागत है, लेकिन मुझे लगता है कि बहुत वो संभ्रम में है। उनको उनकी इंडिया अलायंस जो पूरी तरह गड़बड़ा गई है। इंडिया अलायंस में कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता है, कोई क्या बोलता है। परसों बोला हुआ आज फिर उनको प्रेस कॉन्फ्रेंस लेनी पड़ती है। पिछले समय तो ये 50% वाला मामला था ही। अमित भाई ने खुद लोकसभा में कहा था कि हर राज्य में 50% सीटों में बढ़ोतरी होगी, सिर्फ भाजपा शासित या एनडीए शासित प्रदेश में नहीं होगी, पूरे देश में सभी राज्यों में 50% सीटों की बढ़ोतरी होगी। ये खुद अमित भाई ने कहा है। तो ये कहां से नया मामला उठा के लाए, ये कारण ढूंढ रहे हैं। लेकिन ठीक है, अच्छी बात है। अगर उनको पता चला है कि इस बिल को हम विरोध करेंगे, डिलिमिटेशन को और महिला आरक्षण को, तो लोग खिलाफ जाएंगे। आज 20-20, 25-25 लाख, 30-30 लाख के भी चुनाव क्षेत्र है, कैसे पहुंचेंगे। और इसलिए डिलिमिटेशन और महिला आरक्षण ये दोनों बिल पास होने चाहिए। और मैं आपको कहता हूं कि विश्वास के साथ ये बिल पास होंगे और जरूर पास होंगे। डिलिमिटेशन के पीछे आरएसएस और बीजेपी पूरी ताकत से लगी हुई है।
आपने देखा होगा कि अब की बार 400 पार, यानी 400 पार के पीछे का जो राजनीति थी वो भी आपको स्पष्ट है कि उनके जो अनंत हेगड़े और वो इन सब लोगों ने जिस तरह से उस समय कहा था कि हमें संविधान बदलने के लिए 400 पार चाहिए। अब अमित शाह कोई कच्चा काम तो करते नहीं है सज्जन जी। पिछली बार भी जब ये बिल लाया गया था तब भी विपक्षी कई सारी ऐसी पार्टियां थी जो सरकार का साथ देने के लिए तैयार थी, लेकिन वो कांग्रेस और टीएमसी थी जिसके दबाव में बाकी पार्टियों ने भी इंडिया अलायंस का साथ दिया और इस बिल के खिलाफ खड़े हुए। लेकिन इस बार स्थितियां बिल्कुल बदल चुकी है। अब कांग्रेस पार्टी जो मंथन कर रही है उसका हासिल क्या निकलता हुआ दिखाई दे रहा है आपको? नहीं, देखिए, कांग्रेस के पास अब नैरेटिव इसलिए नहीं है कि पिछली बार सबसे ज्यादा डिलिमिटेशन पे जो मुखर पार्टी थी वो डीएमके थी, जो पूरे साउथ वर्सेस नॉर्थ कर रही थी। क्योंकि अगर 1 पर्सन 1 वोट के हिसाब से होता है तो साउथ का शेयर 50% से भी कम हो जाएगा। तो अमित शाह जो गृह मंत्री थे उन्होंने एक वैकल्पिक व्यवस्था दी कि आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, इसलिए आप 50% हर पूरे देश का भर रहा है, तो एक फेयर डील है। उसमें नॉर्थ का घाटा ही है क्योंकि यहां का शेयर और बढ़ना चाहिए। जहां तक बात रही महाराष्ट्र की, महाराष्ट्र का तो शेयर और बढ़ेगा। महाराष्ट्र भी उन राज्यों में है जिसमें जनसंख्या की वृद्धि 1971 जब से सीलिंग लगी हुई है तब से ज्यादा होगा, इसलिए वहां विरोध करने का तो अब कोई कारण नहीं रहता। और अगर इस समय कांग्रेस हठधर्मिता करती है तो पहली बात तो यह कि इंडिया अलायंस की कोई केमिस्ट्री नहीं है। डीएमके टैक्टिकली सपोर्ट कर सकती है, यहाँ पे शरद पवार सपोर्ट का मतलब ये हुआ कि वो वॉकआउट कर जाएगी, वॉकआउट कर सकती है कि हम इसका विरोध करते हैं, तो 360 का जो रिक्वायरमेंट है वो अपने आप कम हो जाता है। उसके अलावा ये भी हो सकता है कि भाई एक मोरल हाई ग्राउंड लेते हुए कि हमारा घाटा है लेकिन राष्ट्रहित में हम एक पॉलिसी को सपोर्ट करते हैं। बीजू पटनायक जैसे लोग ऐसी कई बार पहले कर चुके हैं। दूसरी बात यह है कि अब इसमें कांग्रेस के साथ आएगा कौन? तृणमूल कांग्रेस की कोई यहाँ पे बहुत ज्यादा वहां पे वजन नहीं रहा। अब उत्तर भारत सांसद रहे उनके पास, तृणमूल के पास 8 ही बचे, 20 तो चले गए उनके, बस 8 सांसद बचे। और उसमें भी वोटिंग के दिन वो 8 के 8 रहेंगे नहीं रहेंगे, इस पे अभी मजबूती से कुछ कहा। अब रही बात आपका उत्तर प्रदेश और बिहार की, खासकर यूपी में अखिलेश यादव के पास है, तो यूपी का तो सबसे ज्यादा सीट बढ़ेगा। तो अखिलेश यादव के पास कोई बहाना भी तो हो कि वो इसका विरोध करे। और कांग्रेस को लेके जो 27 की रणनीति है, सब कुछ है। देखिए, बिहार के चुनाव में आप देखिए, जब पूरा का पूरा लोकल मुद्दों पे घेरना चाहिए था नीतीश कुमार और बीजेपी को, तब कांग्रेस में राहुल गांधी उस समय वोट बचाओ यात्रा कर रहे थे और तेजस्वी का 1 महीना उसमें बर्बाद हुआ। वो ग्राउंड पे नैरेटिव भी नहीं था। उसी तरीके से 27 से पहले अगर आप विरोध करेंगे तो सारा का सारा पीडीए और सॉफ्ट हिंदुत्व की बात जो है वो और ये अखिलेश यादव नहीं करेंगे। इससे ज्यादा बेहतर तो ये है कि वो जितने और मुद्दे इस वक्त चल रहे हैं उस पर सरकार को घेरने की कोशिश करें और 120 सीट होगी तो उनको भी तो उम्मीद होगी कि उनकी भी कुछ उसमें हिस्सेदारी बढ़ सकती है संभावनाओं में। तो एक तरफ ये मंथन चल रहा है इंडिया अलायंस, अब इस पे कैसे आगे बढ़ता है, आज कांग्रेस के बीच में क्या रणनीति बनती है, इस पर तो हम आपको अपडेट देंगे ही। लेकिन एक राज्य ऐसा जहां पर कांग्रेस पार्टी के अंदर जबरदस्त कलह जा रही है, उसे कैसे शांत किया जाए ये फॉर्मूला किसी के पास नहीं है। आज दिल्ली में कांग्रेस की बड़ी बैठक होनी है और बैठक में हिस्सा लेने के लिए चरणजीत सिंह चन्नी भी दिल्ली आ रहे हैं। बताया जा रहा है कि चरणजीत चन्नी की आज दोपहर 3 बजे कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल के साथ मीटिंग होगी। इससे पहले कल चन्नी ने चंडीगढ़ में कांग्रेस नेता बाजवा से मुलाकात की थी। बाजवा हाईकमान का मैसेज लेकर चंडीगढ़ पहुंचे थे। कल भूपेश बघेल भी केसी वेणुगोपाल से मिले थे और पंजाब पर अपनी रिपोर्ट दी थी। क्या नेतृत्व परिवर्तन की कोई भाई ये नीचे रख ले यार। मैं रिपोर्ट आपको कैसे बता दूं? अच्छा, क्या नेतृत्व परिवर्तन की कोई गुंजाइश? मैं पहले ही बोल चुका, दोबारा गुड्डा गुड्डी के खेल नहीं है। ओके। अब भूपेश बघेल अपनी बातों को बार बार दोहरा रहे हैं कि एक बार जो प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष बना दिया गया अब वो नहीं बदला जाएगा। राजा वडिंग का विरोध कर रहे चरणजीत सिंह चन्नी गुट ने अब सोशल मीडिया पर मोर्चा खोल दिया है। चरणजीत सिंह चन्नी को दोबारा सीएम पेस बनाने की मांग को लेकर चन्नी गुट ने सोशल मीडिया पर सारा पंजाब चन्नी दे नाल, अब ये देखिए, सारा पंजाब चन्नी दे नाल अभियान शुरू कर दिया है। इस अभियान के तहत समर्थक लगातार पोस्ट साझा कर रहे हैं और खुलकर चन्नी के प्रति अपना समर्थन जता रहे हैं। वहीं अमरिंदर सिंह राजा वडिंग के सपोर्टर्स का दावा है कि पंजाब कांग्रेस के 29 जिला अध्यक्षों में से 25 जिला अध्यक्ष राजा वडिंग के साथ हैं। चन्नी सिर्फ हवाबाजी कर रहे हैं। देखिए, बातचीत सिर्फ इतनी सी है,
2027 में सरकार बनाने की हमारी बारी है, इसलिए हमारी पूरी तैयारी है। हम पूरी तैयारी के साथ लगे हैं, रोड मैप हमने तैयार कर लिया है और ये छोटी मोटी जो चीज़ें आप पार्टी के अंदर या परिवार के अंदर देख रहे हो, इनको जल्दी सुलझा लिया जाएगा और वो बात सारी हो चुकी है और जल्दी ही एक यहाँ से बस चलने वाली है। राहुल गांधी जी उस बस में तमाम लोगों को बिठा लेंगे और पंजाब की यात्रा पे चले जाएंगे। यूनिटी का मैसेज बस से देंगे और सब राहुल जी खुद पंजाब के दौरे पे जा रहे हैं। जो नाराज हैं वो हाईकमान से नाराज नहीं हैं, वो कांग्रेस पार्टी से भी नाराज नहीं हैं। मैंने आपको कहा पसंद नापसंद की बातें होती है, किसी को कोई चीज़ पसंद आती है, किसी को नहीं आती और हमारा हाईकमान, हमारा पेरेंट्स बॉडी है, वो आपस में बैठ के मन मुटाव जो भी हैं वो दूर कर रहा है और मैंने आपको कहा कि बड़ी जल्दी ही ये जो बादल है छट जाएंगे और एक साथ अच्छे मौसम में हम सब आगे बढ़ेंगे। मौसम तो खराब हो रहा है कांग्रेस पार्टी का अजीत जी पंजाब में, ऐसे में राहुल गांधी बीच का क्या रास्ता निकाल सकते हैं? चन्नी को मना सकते हैं? क्या कोई परिस्थिति दिखाई देती है? राहुल गांधी ने इस बार बीच का रास्ता लिया ही नहीं। राहुल गांधी एकदम पहले दिन अड़ गए कि राजा अमरिंदर सिंह राजा वडिंग जो हैं प्रदेश अध्यक्ष हैं और प्रदेश अध्यक्ष रहेंगे, उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ने और जैसा नेतृत्व दिखना चाहिए वैसा दिखाया राहुल गांधी ने। देखिए अभी चन्नी को हम लोग लगातार चर्चा कर रहे हैं ना कि चन्नी मुख्यमंत्री थे और मुख्यमंत्री पद के दावेदार थे। कांग्रेस पार्टी हार के 18 सीट पर आ गई, 77 से 18, और चन्नी खुद 2 सीटों पर हार गए और हारने के बाद चन्नी जो है तुरंत अमेरिका चले गए और 9 महीने अमेरिका रहे, पंजाब आए ही नहीं, वो पार्टी छोड़ करके चलेगा। और उसी बीच राजा वडिंग को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया। पिछले 4.5 साल से राजा वडिंग प्रदेश कमेटी संभाल रहे हैं। उन्होंने अपने हिसाब से जिला अध्यक्ष बनाए, अपने हिसाब से पदाधिकारी बनाए, कार्यकारिणी बनाई और अब चुनाव के 6-8 महीने पहले उनको हटा दिया जाए, नया ले दिया जाए, ये तो पॉलिटिकली भी करेक्ट नहीं है। तो राहुल गांधी ने एक स्टैंड लिया और उस समय दिख गया था कि जाट सिख चेहरे की जरूरत है। आप देखिए बीजेपी को वहां सिख वोट नहीं करते हैं, शहरी इलाकों को छोड़ दें, तो तब भी बीजेपी ने भी जाट सिख ही बनाया। केवल ढिल्लो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, भगवंत मान आम आदमी पार्टी के हैं, सुखबीर सिंह बादल उधर हैं, इधर राजा वडिंग हैं और जो 2 कट्टरपंथी एमपी जीते हैं जो लोग, अमृतपाल और सरबजीत सिंह खालसा, उनकी पार्टी तो है ही जाट सिखों की। तो ये इस तरह ऐसी स्थिति में कांग्रेस कोई जोखिम नहीं ले सकती थी। कांग्रेस ने एकदम पॉलिटिकल स्टैंड लिया, राहुल गांधी ने उनको बनाएंगे हम। चरणजीत सिंह चन्नी की पॉलिटिक्स देखिए, हम लोग उस पर भी चर्चा कर चुके हैं। वो कोई बहुत ऐड नहीं कर रहे, वैल्यू ऐड नहीं कर रहे हैं। देखिए कल प्रधानमंत्री जा रहे हैं, नुकसान कर सकते हैं, लेकिन वो कितना करेंगे? अभी इस पूरे प्रकरण का फायदा बीजेपी को कैसे मिल सकता है, यह प्रधानमंत्री की कल की यात्रा पर डिपेंड करेगा। प्रधानमंत्री जालंधर जा रहे हैं, जो कहते हैं कि राजा वडिंग का चन्नी का गढ़ है, चन्नी वहीं से आते हैं, दोआबा रीजन का जो मुख्यालय है जालंधर, वहीं से एमपी हैं और वहीं डेरा सचखंड बलाकिया का मुख्यालय है जहां प्रधानमंत्री जा रहे हैं और उस डेरा के प्रमुख को पद्मश्री दिया हुआ है पिछली बार सरकार ने। तो ये जो दोआबा का इलाका है जहां मजहबी दलितों के बीच में अपनी इनकी पहचान है, वहां रविदासिया समुदाय को प्रधानमंत्री और बीजेपी साध रही है। तो आप अगर इसमें कोई बहुत पॉलिटिक्स करने का स्कोप इनके पास नहीं बच रहा है चरणजीत सिंह चन्नी के लिए। हाँ, ये बीजेपी का फायदा ये हो सकता है कि इतना फ्रेगमेंटेड पॉलिटिकल स्पेस में अगर 5 पार्टियों में से 4 पार्टियां जाट सिख वोट के लिए लड़ती हैं और बीजेपी 55 सीटों को टारगेट करती है जहां 38% हिंदू वोट की बहुलता है, जहां ओवरऑल 38% हिंदू वोट है, वो 55 सीटों में 50% 60% से ज्यादा है। अगर उसको टारगेट करके बीजेपी लड़ती है तो इन 4 पार्टियों के बीच वोट और सीट बंटने का लाभ बीजेपी को मिल सकता है सबसे ज्यादा। पंजाब की पॉलिटिक्स के बाद पश्चिम बंगाल की पॉलिटिक्स की भी बात कर ले। ममता बनर्जी को जहां झटके पर झटका लग रहा है, पार्टी के नेता लगातार उनका साथ छोड़कर जा रहे हैं और अब तो ममता बनर्जी के सबसे करीबी मदन मित्रा भी बागी गुट के साथ हो गए हैं। ममता बनर्जी एक बार फिर सामने आई। ममता बनर्जी ने अभिषेक बनर्जी का बचाव किया और कहा कि अभिषेक शेर की तरह लड़ रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि जिसे पार्टी छोड़कर जाना है जाए। उन्होंने 2006 में पार्टी खड़ी की थी और 26 में भी पार्टी को फिर खड़ा कर सकती हैं। एक छोटा सा बयान उनका सुने। ভয় পেয়ে না তো আপনার ছেলেকে অ্যারেস্ট করবো, আপনার মেয়েকে অ্যারেস্ট করবো, আপনার পরিবারকে অ্যারেস্ট করবো। যেমন একজন আজও চলে গেছে, আমার কোনো দুঃখ নেই, কারণ সে আমায় কালকেই মেসেজ দিয়ে বলেছিল যে আমার পরিবারের সকলকে সামন দিয়েছে ইডি। তখনই আমি বুঝে গেছিলাম, তখনই তার কোনো পজিশন ছিল না, কারণ পজিশন তখনই আমরা তাকে সরিয়ে দিয়েছিলাম সব ক্ষমতা থেকে। কাজে মিথ্যে কথা বলে চাতুরি করার কেউ চেষ্টা করবেন না। যাদের যেতে হয় যান, যা পড়ে থাকবে সেটাই আমার সোনার খনি। আমি 2004-এ একা থাকলে যদি নতুন করে শুরু করতে পারি,
1997-তে যদি নতুন করে শুরু করতে পারি 2026-এও নতুন করে শুরু করার ক্ষমতা রাখি। लेकिन ममता बनर्जी आत्ममंथन नहीं कर रही हैं। 2004-06 में जब उन्होंने ये अकेले लड़ाई शुरू की थी तब मदन मित्रा उनके साथ थे। आज मदन मित्रा भी उनको छोड़कर बदल चुके हैं बाला। नहीं, देखिए, जब 2004 की बात है या उसके पहले जब वो कांग्रेस से टीएमसी बनाई, उस समय सीपीएम के विरोध में लोग कांग्रेस से थके थे और इनमें पूरी जनता को उम्मीद थी। ये उसकी विरोध की राजनीति की धुरी थी। केंद्र में इन्हें बीजेपी का भी सहयोग मिला था और उसके बाद यूपीए के साथ भी रही थी। आज की स्थिति में क्या है कि इनका एक तो वहां पे ये हार चुकी हैं बीजेपी से, बीजेपी केंद्र में बैठी हुई है। इनके तमाम वो नेता है, मदन मित्रा को छोड़ दीजिए जो 2 दिन पहले तक गाली दे रहे थे ऋतव्रत बनर्जी को, उसके अलावे अनुव्रत मंडल जो बीरभूम वाले एरिया से आते हैं, और तमाम जितने भी नेता हैं। देखिए, बंगाल का एक तो चरित्र है कि वहां पे विचारधारा नहीं बदलती है। वहां पे व्यक्ति जो है दूसरे विचारधारा को एक साथ अपना लेता है। सीपीएम के सारे वोटर बीजेपी में आ गए। अब बीजेपी के जीतते ही जितने टीएमसी के नेता थे सब के सब प्रॉक्सी के तरीके से बीजेपी के साथ ही आ रहे हैं। वो कोई अलग जो गुट वगैरह है। तो वैसी स्थिति में ममता, एक तो इनकी उम्र हो चुकी है जी, ये मान नहीं रही है। दूसरी इनकी सबसे बड़ी दुविधा देखिए, अभी भी अभिषेक बनर्जी को नफरत की धुरी जो है वो अभिषेक बनर्जी है। उनके आने के बाद टीएमसी का अवसान बहुत तेजी से 2018 के बाद शुरू होता है, जब उन्होंने मोनोपोलाइज किया, सब कुछ किया, जो भी पुराने नेता थे उनको साइडलाइन किया। उसको कह रहे हैं कि शेर की, एक तो बंगाल में अगर आपको उपमा देना है तो आप कहिए बाघ की तरह लड़ रहा है, वहां रॉयल बंगाल टाइगर है। लायन का उपमा गुजरात में चलता है। तो इनका वो जो एक प्रदेश में किस चीज का आपको एग्जाम्पल देना चाहिए, उपमा देना चाहिए, उसमें भी अब ये दिखा रहा है कि अब इनकी वो पकड़ नहीं है और ये एहसास नहीं करें कि समय बहुत बलवान होता है। आपका समय जा चुका है। ठीक है, जज्बा है, सब कुछ है, अच्छी बात है, लेकिन ये जनता के ऊपर है। और जनता जिसको आप जितना प्रयास करेंगी वो अभिषेक को वापस जितना वो लाने का, अभिषेक बनर्जी को बचाने की कोशिश करेंगी, जनता क्योंकि अभिषेक बनर्जी से नफरत कर रही है वो उतना उनसे दूर होती चली जाएगी। अब ये बात ममता बनर्जी कब समझती है, ये उनकी पॉलिटिक्स जाने। बात होगी मिडिल ईस्ट की, जहां पर लगातार टेंशन बढ़ रही है। एक बार फिर से जंग एस्केलेट होती हुई दिखाई दे रही है। अमेरिका और ईरान के बीच के जो हालात है, दोबारा जंग शुरू हुए आज 5वां दिन हो गया है और दोनों ओर से जबरदस्त हमले हो रहे हैं। अमेरिका के नॉर्थ ईरान को निशाना बनाने की तस्वीरें हैं। तेहरान पर बम बरसाए गए हैं। ईरान भी जबरदस्त पलटवार कर रहा है। ईरान ने बहरीन, कुवैत और जॉर्डन पर जोरदार हमला किया है। अमेरिकी ठिकानों को निशाना बनाया गया है। इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर ईरान को धमकी दी है। ट्रंप ने ईरान को चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर ईरान ने बातचीत नहीं की तो अगले हफ्ते उसके पावर प्लांट्स और पुल को तबाह किया जाएगा। Well, I guess you could define it any way you want, but certainly we're beating them up really badly. They have to be beat up. We're hitting them very, very hard. We're hitting every single thing that they have along the shore, along the waterfront. They'll continue until I say it's enough. I mean, they'll continue. They've been, the word the military likes to use is degrade. They've been degraded to a very low level. We're going to hit them very hard tonight. We're going to hit them very hard tomorrow night. We're going to hit them very hard the night after. And then next week it gets really bad for them because next week comes the power plants. Next week comes the bridges. We're going to knock out all their power plants. We're going to knock out all their bridges unless they get to the table and negotiate. तो जो बात डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं उसका मतलब यह है कि आज रात बड़ा हमला करेंगे, उसकी अगली रात और बड़ा हमला करेंगे, उसकी अगली यानी तीसरी रात इतना बड़ा हमला करेंगे कि तेहरान का नामो निशान मिटने लगेगा। और फिर भी अगर ईरान नहीं माना तो फिर उनके पावर प्लांट्स और ब्रिज पर हमला किया जाएगा। ये तो अपनी जंग का पूरा पैटर्न बता चुके हैं। फिर वो जो कह रहे थे कि हम इन्वेस्टमेंट करेंगे, डील करेंगे, वो तमाम बातें क्या थी? देखिए, इसमें 2 बातें तो बहुत स्पष्ट समझ में आ रही हैं जो उस पर बात होनी चाहिए। तो पहली बात यह है कि आपने क्या बात करनी चाहिए ईरान को। ट्रंप ने कहा ना कि अगर ईरान डील नहीं करता है तो ईरान क्या डील करे। 17 जून को क्या डील हुई थी?
17 जून को एक डील हुई थी वर्साई पैलेस में, हिस्टोरिकल डील थी। वर्साई पैलेस में राष्ट्रपति ट्रंप ने उस डील पर हस्ताक्षर किए थे। इस्लामिक रिवॉल्यूशन के बाद पहली बार आमने सामने की इस तरह की डील हुई थी अमेरिका ईरान के बीच में। तो उस 17 जून की डील में 14 पॉइंट की डील में क्या गड़बड़ी हो गई कि वापस आपको डील करनी है। उसमें 2 बार जब बातचीत हुई, आपने कुछ सोच समझ के डील की होगी ना, 14 पॉइंट सोच समझ के तय किए होंगे, कई दौर की वार्ता के बाद किए होंगे। तो उसमें ऐसा क्या हो गया कि अब वापस से डील करनी है? पूछेगा ना कोई आदमी कि क्या डील गड़बड़ हुई, जो नए सिरे से क्यों डील करनी है? 17 जून को तो डील किया था। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में क्या ऐसे जब एक अध्यक्ष बदलने के नाम पर यहां हमारे यहां कहा जाने कि गुड्डे गुड़िया का खेल नहीं है? तो आपने 2 देशों के बीच में वैश्विक इकोनॉमी को आपने बंधक बना करके रखा हुआ है। ये बच्चों का खेल था जो 17 जून को आपने किया। 14 पॉइंट की क्या डील हुई थी जिसको फिर से आपको डील करनी है? तो पहला तो यही मुद्दा है। और उसमें गड़बड़ ये हुई है जो बराक ओबामा ने किया था, जो ज्वाइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन जो था JCPOA, इसने ट्रंप ने उसको खत्म किया था 2019 में। और उस खत्म करके देखिए वो इतनी अच्छी डील थी जिसने ईरान को एकदम रोक दिया था कि हम 300 किलो से ज्यादा यूरेनियम इनरीच नहीं करेंगे, 3.7 से ज्यादा इनरिचमेंट नहीं करेंगे, और इंटरनेशनल एजेंसीज को अपने यहां मॉनिटरिंग करने देंगे, बिना एक गोली चलाए, बिना एक बम बरसाए। वो संधि हुई थी। ट्रंप ने उसको खत्म कर दिया। उस खत्म करने के बाद ईरान पर पाबंदी लगाई। सबसे ज्यादा हम लोग सफर किए 19 में जो इन्होंने पाबंदी लगाई उसकी वजह से। और अब उसके बाद वो पाबंदी जारी रही, फिर आपने हमले शुरू किए, फिर एक डील कर ली। तो अब नए सिरे से आपको क्या डील करनी है? समस्या यह है कि इन्होंने जो 14 पॉइंट डील की है वो ओबामा के JCPOA के मुकाबले बहुत खराब डील है। और अमेरिका में जब इसकी आलोचना हुई है तो इन्होंने बम बरसाने शुरू किए। तो अभी क्लैरिटी ट्रंप के पास भी नहीं है। और दूसरी बात यह है कि एकदम मानवता के प्रति अपराध की बात यह व्यक्ति सामने बैठ करके कर रहा है और कोई इस पर सवाल नहीं उठा रहा है। क्यूबा को चोक किया हुआ है ट्रंप ने। वहां के लोग तरस गए, वहां बिजली नहीं है, वहां तेल की सप्लाई नहीं है, सर्दी में लोग मर रहे थे। वहां पूरे क्यूबा को, इसने वेनेजुएला के बाद क्यूबा को चोक किया हुआ है अमेरिका ने। और अब वही बात अमेरिका के राष्ट्रपति कह रहे हैं कि हम ईरान के लिए कर देंगे, हम आपके पावर प्लांट्स उड़ा देंगे, ब्रिजेज उड़ा देंगे, लोगों के आने जाने की जो एक सिविल सुविधा होनी चाहिए वो खत्म कर देंगे। और जब पावर प्लांट्स आप उड़ा देंगे तो लोगों को बिजली कहां से मिलेगी? बेसिक सप्लाई कहां से होगी? लोगों के फ्रिज और बिजली, लाइट और छोटे बच्चों के अस्पताल और ये सब चीजें कहां से चलेंगी? वो ईरान को झुकाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ईरान झुकने के लिए तैयार नहीं है। एक इंडियन कॉन्टेक्स्ट में मेरा सवाल यह है कि तेल महंगा होने की दिशा में कदम आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। जंग नहीं रुकी, हॉर्मुज में एक बार फिर से निश्चित तौर पे देखिए वो उसका कारण ये है कि जो अभी अजीत जी बता रहे थे उसमें जो 14 पॉइंट था उसमें बातें थी कि हॉर्मुज पे भी बात होगी, न्यूक्लियर यूरेनियम एनरिचमेंट पे बात होगी, इन सब पे होगी, और उसके जो फ्रोजन एसेट है खोलने के बाद। लेकिन यहाँ पे झगड़ा ये स्पष्टता नहीं थी कि कौन पहले करेगा। पहले ईरान या हॉर्मुज से अपना दावा छोड़ेगा, अपने एनरिच्ड यूरेनियम को सरेंडर करेगा। नहीं तो उसमें भी तो मोहम्मद बगैर गालिबफ का पोस्ट है जिसमें वो इसी 14 सूत्रीय एजेंडे में से पॉइंट नंबर 5 को कोट करते हुए कह रहे हैं कि ये अरेंजमेंट हॉर्मुज पर देखने का काम ईरान का है और 60 दिनों तक ईरान ये सेफ पैसेज देगा। उनको कंसिडर करते हुए ये 60 दिनों में कोई पैसा भी वो चार्ज नहीं करेगा निश्चित तौर पे। और इसके और अमेरिका सहमत था इसमें। और इसके एवज में जो ईरान के इमीडिएटली ईरान के जो फ्रोजन एसेट्स हैं उनको खोले जाएंगे। ये सारी की सारी बातें, तो बात बिल्कुल सही है कि ऐसा कोई बहुत ही परिस्थितियों में गुणात्मक परिवर्तन नहीं आया कि कर ना सके। तो अब इस बात है कि वो फिर मसौदा जो था वो फेल हो चुका है। अभी की स्थिति में जो तेल के दामों की बात है, देखिए अभी ऑलरेडी लोग बता रहे हैं अगर ये स्थिति बनी रही तो $100 नहीं, लगभग $150 के ऊपर भी तेल की कीमतें जा सकती है। ऑलरेडी ये अभी लगभग 85 से ऊपर $87 के करीब जा चुकी है। उसके अलावा देखिए भारत के लिए चिंता की बात क्या है कि अभी वहां पे सीनेट पे हालांकि तुरंत लागू नहीं होगा, वो जो बिल पारित हुआ है उसमें है कि रशिया से जो 5 देश हैं उनको चिन्हित किया गया, भारत, चीन और 3 ईस्टर्न यूरोप के हैं, हंगरी, स्लोवाक और अजरबैजान, इनके ऊपर 100% टैरिफ लगाए जाएंगे। तो ये सारी की सारी बात जो आप देखिए, ऊर्जा संकट भारत के लिए खासकर और गहराने की संभावना है और उसी लिए भारत की जो स्ट्रेटजी है वो बिल्कुल अपने नेशनल इंटरेस्ट को ध्यान में रख के की जा रही है। आइए अब वापस देश की कुछ खबरों की तरफ रुख कर लेते हैं। यूसीसी से जुड़ी हुई मध्य प्रदेश से एक बड़ी खबर आ रही है। मोहन सरकार इस मॉनसून सत्र में यूसीसी पर विधेयक लाने जा रही है। हाई लेवल कमेटी ने सीएम को रिपोर्ट सौंप दी है। अब सरकार 20 जुलाई से शुरू होने जा रहे मॉनसून सत्र में विधेयक विधानसभा में पेश करेगी। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा है कि विधानसभा सत्र में एक देश एक विधान की तर्ज पर यूसीसी का प्रस्ताव पेश किया जाएगा। देश में अलग अलग धर्मों के लोगों के लिए अलग अलग कानून नहीं होने चाहिए। सीएम ने कहा कि अगर रामचंद्र एक शादी करते हैं तो रहीम से भी एक ही शादी की
अपेक्षा की जा सकती है? अब से 8 दिन बाद हमारी विधानसभा में भी एक देश, एक निशान, एक प्रधान और एक विधान, ये हमारे जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने इस भाव को हमारे सबके सामने रखा। अगर रामचंद्र एक शादी करता है तो रहीम से भी एक ही शादी की अपेक्षा की जा सकती है। मुस्लिम बहनें भी हमारी बहनें, उनके जीवन में भी तो कष्ट आएगा, उनको क्यों अलग कर सकते हैं? हमारे देश के अंदर आज के इस दौर के अंदर हमने ये इस भाव को रखा है और मुझे इस बात की प्रसन्नता है पूरे प्रदेश में हम एक समान कानून लगाने के लिए धीरे धीरे करके विधानसभा की तरफ बढ़ रहे हैं। इसी विधानसभा के अंदर हमारे कोई भी धर्म के हो, सभी धर्मों के सबका सम्मान करते हुए एक समान कानून लाने के लिए हमारी सरकार इसी वर्षाकालीन सत्र में इसको पास कराने के लिए आगे बढ़ रही है। ये हमारी अपनी प्रतिबद्धता है। तो जो बात मोहन यादव कह रहे हैं, उस बात में जो नई बात ये थी कि रामचंद्र जी ने एक शादी की तो भाई रहीम को भी एक ही शादी करनी होगी। तो हम यही बात अब रह गई है। एक चीज क्या है कि जो मुख्य बात थी 3 तलाक वाली, वो बात वैसे खत्म हो चुकी है। ट्रिपल तलाक के खिलाफ कानून आ चुका है। कहा और उसके बाद भारत सरकार ने कानून बना करके उसको आपराधिक कार्रवाई कर दिया, तो वो 3 तलाक का मामला निपट चुका है। अब बहु विवाह और हलाला ये चीजें हैं जो चूंकि तलाक का मामला भी चलता है, एक बार में 3 तलाक तो बंद हो गया, लेकिन वो 3 महीने में प्रॉपर्टी में भी महिलाओं को कितना अधिकार, महिलाओं उत्तराधिकार का मामला, संपत्ति का मामला, ये सब है। लेकिन उसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने बहुत क्लियर कट और दे दिया निर्देश की लड़कियों की संपत्ति बराबर होगी। तो एक असली चीज अब यही बचा हुआ है कि बहु विवाह का जो पॉलीगेमी है कि आप एक से ज्यादा शादी नहीं कर सकते हैं बिना उस शादी खत्म हुए, बिना उसका प्रॉपर तलाक हुए, डाइवोर्स हुए आप शादी नहीं कर सकते। तो ये बहु विवाह का मामला ही एक मुख्य इंपॉर्टेंट चीज अब यूसीसी बिल में हर जगह लागू हो रहा है। बाकी सारी चीजें लागू हैं, ये लागू हो जाना चाहिए। ये महिलाओं के सम्मान के लिए जरूरी है। किसी भी धर्म की महिला हो उसके सम्मान के लिए, उसकी मर्यादा के लिए जरूरत है। उसकी सामाजिक, उसके निजी सुरक्षा के लिए भी जरूरी है कि उसको ऐसे किसी स्थिति में न डालें कि उसका पति उसके साथ शादी कर ले, फिर एक दूसरी शादी कर ले, एक तीसरी शादी कर ले, उसको छोड़ दे, आर्थिक रूप से उसकी सुरक्षा हो जाए। ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। तो ये उनके लिए भी ठीक है, ये कानून इसी रूप में आ जाए तो अच्छी बात है। इसमें एक बात और उसमें हम लोग जोड़ दें कि जो असम में इस बात को सबसे ज्यादा इशू बनाया था हेमंत बिस्वा शर्मा ने, और वो पॉलीगेमी ही इशू बना था वहां, और बाल विवाह इशू बना था। तो ये दोनों चीजें हमको लगता है कि निपट जाएंगी यूसीसी स्टेट टू स्टेट। फिर भारत सरकार को ले आना होगा तो कानून ले आएगी, नहीं ले आएगी तब भी काम चल जाएगा। लेकिन कई स्टेट में काम पहले हो रहा है, हो गया, उत्तराखंड में हो गया, असम में हो गया, पश्चिम बंगाल में, गुजरात में, सब जगह तो ये हो ही है। तो ये 2 चीजें हैं, बहु विवाह और बाल विवाह। इंटरेस्टिंग तब होगा जब उत्तर प्रदेश में ये मामला आएगा। वैसे भी संविधान का ये जो है, जो डीपीएसपी है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, उसमें ये कहा गया था कि ये करना है। उस समय उन्होंने कहा कि चूंकि देश का बंटवारा हुआ है, असुरक्षा की भावना नहीं हो। अब आप लगभग 80 साल संविधान को बने हुए होने जा रहे हैं, उस लिहाज से ये चीज संविधान के दिशा के अनुरूप हो रहा है। कोई ऐसी बात नहीं है कि आप इसको अलग तरीके से ला रहे हैं। इधर जेल में बंद समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान की मुश्किलें खत्म होने का नाम नहीं ले रही हैं। आजम खान की सियासत पर सवालिया निशान लग चुका है। उनका सियासी साम्राज्य भी ध्वस्त हो रहा है। आजम खान के ड्रीम जौहर खान यूनिवर्सिटी को लेकर एक बड़ा झटका। रामपुर विकास प्राधिकरण ने जौहर यूनिवर्सिटी की 40 में से 38 इमारतों को अवैध बताते हुए इसे ध्वस्त करने का आदेश जारी किया। प्रशासन का कहना है कि जौहर यूनिवर्सिटी की 40 में से केवल 2 इमारतों का ही नक्शा पास हुआ था, जबकि बाकी 38 इमारतें बिना मंजूरी के बनाई गई हैं। रामपुर के डीएम और रामपुर विकास प्राधिकरण ने सुनवाई के बाद 38 इमारतों को ध्वस्त करने का आदेश दिया है। इसके लिए यूनिवर्सिटी प्रशासन को 15 दिन का समय दिया गया है। सुनवाई के दौरान जौहर यूनिवर्सिटी प्रशासन ने कहा कि यूनिवर्सिटी बनाने के समय वो इलाका रामपुर विकास प्राधिकरण के अधिकार क्षेत्र में नहीं था, इसलिए उसकी मंजूरी नहीं ली गई। लेकिन प्रशासन ने कहा कि उस वक्त कानून के मुताबिक जिला पंचायत की मंजूरी जरूरी थी। अब ये तो पूरी खबर की बात हो गई, इसके पीछे की पॉलिटिक्स की बात सज्जन जी कर लेते हैं। केवल जौहर यूनिवर्सिटी की इमारत को गिराना प्रशासन का उद्देश्य नहीं है। वो जो सालों साल से एक हुक्म चलता था, किसी एक व्यक्ति का सिक्का चलता था, उसे पूरी तरीके से समतल कर देना, ये प्रशासन का इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है। हाँ, देखिए, एक तो सांकेतिक तौर पे ये एक सिंबल है, तो ये केवल एक बिल्डिंग नहीं गिर रही है। ये पुरानी व्यवस्था में जो एक तरफा एक अधिकार से आजम खान जैसे लोग अपने अपने सूबे में सत्रप की तरह जो मन मानी करते थे,
उसको गिराया जा रहा है। दूसरी बात देखिए, तथ्य के तौर पे ये जौहर यूनिवर्सिटी एकमात्र नहीं है, वहां पे नेशनल हाईवे पे एक गेट बना दिया गया था इनके समय में, और उसकी हाइट ऐसे कर दी गई थी कि बड़े ट्रक वगैरह जा ही नहीं सकते थे। क्यों? ताकि इनको बिल्कुल खाली मिले, उसको पहले हटा दिया गया। उसके अलावा इनका जो घर है, जैसे जैसे इनकी सियासी ताकत बढ़ती रही, आप इनके घर पे अगर जाएं तो वो थोड़ा अंदर में है, वो बिल्कुल सड़क किनारे नहीं था। उसको करने के लिए कई लोगों के घर वगैरह को, सब जमीन को कैप्चर करते हुए उन्होंने एक पूरा डेडिकेटेड सड़क बनवाया था। तो ये जो इनकी फितरत थी तथ्य के तौर पे, उससे वहां के मुस्लिम समाज में भी रिजेंटमेंट था। लेकिन चूंकि सियासी तौर पे क्या होता है कि वहां के रामपुर की जो नवाब हैं वो शिया समुदाय से आती हैं, ठीक है, तो इसलिए जब वो आए अपनी, तो इन्होंने हालांकि वहां पे एक वर्ग संघर्ष वाली टोन एक्वायर की कि गरीब मजलूमों को, लेकिन उसमें शिया और सुन्नी वाला भी एंगल इन्होंने खूब खेला है रामपुर में, चूंकि मुस्लिम वहां बहुतायत में है, 50% से ज्यादा है, और उसके एवज में अपना किस तरीके से जमीन कब्जा करना, कहीं से कोई नक्शा पास करवाना, बदतमीजी करना, यह भी इनका रहा था। तो ये सारा का सारा वो भी है कि इनका जो ये बिल्डिंगें तोड़ी जा रही हैं या इसको जो गिराने का आदेश है, ये उस पूरी राजनीति में जो एक तरफा दबंगई वाली नीति नहीं, तो अब वो राजनीति अजीत जी पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। मैं उस आजम खान वाली पॉलिटिक्स की बात कर रही हूँ। अब वो राजनीति पूरी तरह से खत्म हो गई है उत्तर प्रदेश में और समाजवादी पार्टी में भी। आजम खान ने जो पॉलिटिक्स की, या आजम खान जैसे नेताओं को आगे करके समाजवादी पार्टी ने जो पॉलिटिक्स की, उसी पॉलिटिक्स ने तो बीजेपी के इतना मजबूत होने की खाद पानी मुहैया कराई वहां। बीजेपी जो इतना मजबूत हुई इसी वजह से हुई। लोग देख करके फेड अप हुए इन सब चीजों से, जो जिस तरह की राजनीति करते थे और जिस तरह का दबंगई जिसकी अभी बात कर रहे थे सज्जन जी, वो ये लोग कर रहे थे। उधर अंसारी बंधुओं से लेकर के और फिर बीच में अतीक अहमद से लेकर के इधर आजम खान तक जिस तरह की पॉलिटिक्स होती थी, उसने हिंदू पोलराइजेशन किया, कंसोलिडेशन किया। पोलराइजेशन क्या कहिएगा ये पक्ष में, तो वो ये पॉलिटिक्स तो खत्म हो गई। अपीजमेंट की पॉलिटिक्स खत्म हो गई। अब तो समाजवादी पार्टी भी नहीं कर रही, अब तो अखिलेश यादव भी नहीं कर रहे हैं, वो तो खत्म करते जा रहे हैं। सनातनी बनते जा रहे हैं और अपने पीडीए में सिर्फ पिछड़ा और दलित पर ध्यान दे रहे हैं। तो ये अल्पसंख्यक वाली पॉलिटिक्स तो समाप्ति हो गई है। और निजी तौर पर इनका जो अस्तित्व, निजी तौर पर जो इनका वर्चस्व, आपने क्योंकि ये जो बात बोली ना कि अल्पसंख्यकों वाली पॉलिटिक्स समाप्त हो रही है, तो ये अगर एक वॉइड क्रिएट हो रहा है, तो इसमें किन पॉलिटिकल पार्टीज के लिए अभी मौका है? 27 का चुनाव सामने है, इसलिए मैं ये पूछ रही हूँ सवाल। ये अभी कम से कम एक चुनाव या एक आगे की चुनाव भी, हम लोग एक चुनाव तो कह ही सकते हैं कि मुसलमान अभी समाजवादी पार्टी के साथ ही रहेंगे, उनका साथ नहीं छोड़ेंगे। चेहरे भले जो प्रतीकात्मक चेहरे थे सब हट गए, नहीं रहेंगे, तब भी वो अब मुख्य चेहरा मुलायम सिंह यादव का था, वैसा ही मुख्य चेहरा अखिलेश यादव का है। तो वो समाजवादी पार्टी के साथ ही रहेंगे मुसलमान, और उसका फायदा बीजेपी अपना जिस तरह से उठाती है वो उठा रही है। इस मामले में खाली हमारा एक सबमिशन ये था, बातें सारी ठीक है कि बिल्डिंग गिराने की जरूरत क्या है, आप बिल्डिंग सरकार इस्तेमाल करे भाई। अल्टीमेटली बिल्डिंग तो बनी है जनता के पैसे से ही ना, तो इतना पैसा जब उसमें लगा हुआ है तो उस बिल्डिंग का इस्तेमाल करना चाहिए सरकार को। सरकार ने तो कब्जा कर ही लिया ना, और बाद में भी बहुत सारी चीजें सरकार में पोस्ट फैक्टो होती हैं, तो पोस्ट फैक्टो परमिशन करा करके, नक्शा पास करा करके, पोस्ट फैक्टो करके और उसको सरकार सरकार के ही कब्जे में है, तो सरकार पोस्ट फैक्टो उसकी परमिशन करा करके, अभी भी कितने दिल्ली में आप देखिए ना, हजारों कॉलोनीज और वो सब नियमित की जा रही है ना। तो वैसे लेकिन आप फिर वो सिंबल कैसे क्रिएट होगा, जिसकी बात सज्जन जी कह रहे थे कि वो सिंबलाइज करना कि ना तुम्हारी सियासत रही, ना तुम्हारा जौहर यूनिवर्सिटी रहा, कुल मिला के तुम्हारा जौहर ही नहीं रहा। नहीं तो आज जौहर यूनिवर्सिटी का नाम बदल दीजिए, कुछ और यूनिवर्सिटी का नाम रख दीजिए, उससे भी सिंबल ध्वस्त हो जाएगा। सिंबल ध्वस्त करने के लिए उसको तोड़ने की जरूरत नहीं है। इसमें एक और बात, एक तो वो बिल्डिंग वाली बात है, दूसरा देखिए उसका जो गेट है, वो जो कॉमन रोड है, आम रास्ता है, उसको ब्लॉक किया हुआ है। तो ये भी बात है, जो जौहर यूनिवर्सिटी की गेट है, आप देखिएगा वहां पे जाके वहां पे बोर्ड लगा दिया गया कि ये आम रास्ता है, लेकिन अभी गेट अभी भी बंद है। तो निश्चित अजीत जी जो बात कह रहे हैं कि हाँ, उसके सरकार वैकल्पिक व्यवस्था भी कर सकती है कि उसका आप इस्तेमाल करें, लेकिन यहाँ पे बात यह भी है कि आप अपनी यूनिवर्सिटी बनाएं और आप उसका मेन गेट बनाएं, उसमें जो लोगों को चलने वाले जो रास्ते हैं उसको ही आप ब्लॉक कर रहे हैं। तो ये मानसिकता जो थी ना कि पब्लिक प्रॉपर्टी जो है आपकी पर्सनल प्रॉपर्टी है, शाहजहां बन के वहां पर काम कर रहे थे निश्चित तौर पे। इधर एक खबर अयोध्या से आपको दे दी। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले की जांच कर रही स्पेशल इन्वेस्टिगेटिव टीम कभी भी अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप सकती है। खबर है कि एसआईटी ने अपनी रिपोर्ट तैयार कर ली है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक एसआईटी रिपोर्ट में चढ़ावा चोरी में दोषी और लापरवाही बरतने वाले लोगों के बारे में अलग अलग बताया जाएगा। सूत्रों के मुताबिक एसआईटी की फाइंडिंग में पता चला है कि बैंक के साथ जो मंदिर ट्रस्ट का एमओयू हुआ था, उसकी प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया, इसी वजह से चोरी हुई।
एसआईटी की अंतिम रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि ट्रस्ट की बदनामी को देखते हुए मामले को दबाने की कोशिश की गई और चोरी की जानकारी होने के बावजूद ट्रस्ट ने कोई कार्रवाई नहीं की। एसआईटी की रिपोर्ट में तिन्नू यादव के ऊपर जरूरत से ज्यादा भरोसा जताने को लेकर भी सवाल है। इसी अति भरोसे की वजह से चोरी की रकम दूसरे आरोपियों के साथ साथ तिन्नू के पास से भी बरामद हुई है। अब सबको इस अंतिम रिपोर्ट का इंतजार है, जिसके बाद बड़े एक्शन देखने को मिल सकते हैं। अब ये जो बात है, ये तो पहले दिन से समझ में आ रहा था कि कितनी लापरवाही सज्जन जी हुई है। अति विश्वास किया गया, मैं इसे अति विश्वास भी नहीं कहती, मैं कहती हूँ अंधविश्वास किया गया। बिल्कुल। किसी के हाथ में चाबी थमा कर अपनी तिजोरी की और फिर आप भूल गए। देखिए, यहाँ पे सीधी सी बात है कि प्रोफेशनलिज्म का अभाव ही नहीं था, बल्कि इसको उसकी अनदेखी की गई। सबसे पहली बात है कि ये आपकी पारिवारिक या आपकी सांगठनिक वो कोई भी व्यवस्था करने की। लेकिन सर, एसआईटी की रिपोर्ट जो फाइनल रिपोर्ट आ जाती है उसके बाद क्या इस मामले की इतिश्री हो जाएगी? बिल्कुल नहीं होगी, क्योंकि कारण देखिए, इसमें कहते हैं ना कि विलफुल नेग्लिजेंस, जानबूझ के आपने अनदेखी की। ये कोई पहली बार नहीं है कि पिछले 10 दिन में, 1 महीने में ये मामला 1 साल 1.5 साल से आपके संज्ञान में आ रहा था। तो अनदेखी की अगर क्रम को भी आप देखें, जो उसमें ट्रस्टी थे, जो जिम्मेदार लोग थे, वो लगातार करते आ रहे थे। तो पहली बात तो ये निश्चित तौर पे उठेगा। एक तो होता है नैतिकता का, नैतिकता की बात होती है, व्यक्ति पे छोड़ दिया जाता है कि उनके ऊपर है। लेकिन दूसरी बात ये भी आती है, आप कानूनी तौर पे देखें तो जो लोग जिम्मेदार थे, साल 1.5 साल 2 साल से जब आपके संज्ञान में इस तरह की बातें आ रही थी, फिर भी आपने एसओपी को सख्ती से लागू करने का फैसला नहीं लिया, तो आप इसमें जिम्मेदार होते हैं। तो ये बात अगर इसमें जो ट्रस्टीज थे, चंपत राय जी जैसे बाकी लोग हैं, उनको भी कानूनी कार्रवाई के परिधि में नहीं लाया गया, तो देखिए कानूनी तौर पे ये सवाल बचा रहेगा। क्योंकि ये मामला केवल अनदेखे में अनदेखी की नहीं है, जानबूझ के अनदेखी की गई है और वो लंबे समय तक की गई। इसका कोई पॉलिटिकल इंप्लीकेशन होगा? देखिए, अभी जैसे रिपोर्ट आएगी तो उसमें 2 हिस्से बना दिएगा, आपने बताया। अभी एक हिस्सा होगा जिसमें सिर्फ नेग्लिजेंस का मामला होगा और एक दूसरा होगा जिसमें आपराधिक मामला होगा। जो आपराधिक मामले में शामिल लोग हैं उनको अलग आइडेंटिफाई किया जाएगा और नेग्लिजेंस वालों को अलग आइडेंटिफाई किया जाएगा। तो ये तय मानिए कि चंपत राय और ये लोग नेग्लिजेंस वाले में आ जाएंगे कि इन लोगों ने अनदेखी की, इन लोगों ने अनदेखी की, इनका इंटेंट नहीं था चोरी और बेईमानी को बढ़ावा देने का। लेकिन इसी रिपोर्ट को लेकर के एक खबर ये आ रही है कि जो 8 लोग पकड़े गए हैं उसमें से 6 वो लोग हैं जिनको कुंभ में, महाकुंभ के बाद भीड़ बढ़ी तो ज्वाइन कराया गया था। इसका मतलब जो लोग पहले से काम कर रहे थे वो कहीं ना कहीं ठीक काम कर रहे थे, कहीं ना कहीं उसमें प्रक्रिया का पालन हुआ था। बाद में अपने करीबी लोगों का या आपने अपनी मर्जी से जिसको मन हुआ उसको रखा और उन लोगों ने गड़बड़ी की, क्योंकि वहां जो उन लोगों ने देखा कि हमारा बॉस जिसने हमको रखा है वो इतना पावरफुल है तो हमको कौन रोकेगा, और आपने आंख मूंद ली उसकी तरफ से। तो नैतिक जिम्मेदारी उन लोगों की बचेगी जिन लोगों पर कहा जाएगा कि ये इन्होंने नेग्लिजेंस किया। आपराधिक कार्रवाई उन लोगों पर होगी जिनको अभी कुछ और बली होंगी। और ये एसआईटी की ये रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में रखी जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने मांगा है कि ये रिपोर्ट दीजिए हमको, देखते हैं। फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट अगर एक्सेप्ट कर लेती है तो कानूनी रूप से हो सकता है कि मामला बंद हो जाए। लेकिन लोगों का जो आक्रोश है वो शांत नहीं होगा अगर आप कुछ बड़े लोगों पर कार्रवाई नहीं करते, किसी भी तरह की कार्रवाई। अभी तो 22 जुलाई की इस मीटिंग पर हमारी नजर है कि उस मीटिंग में क्या निष्कर्ष निकलता है। अयोध्या में मनीराम छावनी में ये बिल्कुल ट्रस्ट की मीटिंग होने जा रही है। सीईओ की नियुक्ति को लेकर भी उसमें फैसला होगा कि वो व्यक्ति कौन हो सकता है। आज दमदार 10 में इतना ही। बहुत शुक्रिया अजीत जी आपका भी, सज्जन जी आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए।